नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपको फिर से अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं वर्णन प्रविधि के बारे में, जो कि शिक्षण प्रविधियों के अंतर्गत आने वाली एक प्रविधि है। हम चर्चा कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में आने वाले टॉपिक्स की, ठीक है। और हमने अपनी कुछ पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था विवरण प्रविधि, और आज हम उसी से जुड़ी हुई एक प्रविधि पढ़ेंगे, वर्णन प्रविधि या नरेशन टेक्निक। फिर से मैं हमेशा की तरह कहना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी इस हमारे चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंडेशन दीजिए, ठीक है। तो आइए समझते हैं वर्णन प्रविधि के बारे में, जो कि शिक्षण प्रविधियों में एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रविधि मानी जाती है, ठीक है ना। इसके हम सभी पहलुओं को समझेंगे, और इस वीडियो में वर्णन प्रविधि के अर्थ को समझेंगे हम, उसकी विशेषताओं को, उपयोगिता को, और सबसे प्रमुख बात जो हम सीखेंगे संबंधित उदाहरण, और साथ ही साथ एक शिक्षक को इस वर्णन प्रविधि का इस्तेमाल करते समय कौन कौन सी सावधानियां जो है बरतनी चाहिए, वो हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं वर्णन। वर्णन क्या है? जब भी आपसे ये शब्द आप कई बार अपने परीक्षाओं में, अपने किताबों में, या अन्य अपने वरिष्ठ लोगों से, अपने शिक्षकों से, माता पिता से, किसी संबंधियों से वर्णन शब्द जरूर सुना होगा। आपसे कहा जाता है कि इस टॉपिक का वर्णन कीजिए। आप कहीं घूमने जाते हैं और घूम कर आते हैं, आपसे पूछा जाता है जहाँ पर आप घूमने गए थे उस जगह का वर्णन करो, मैं उसे जानना चाहता हूँ, है ना। या फिर आपसे कहा जाता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बौद्धकालीन शिक्षा की समस्याओं का वर्णन कीजिए। इस तरीके के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। छोटी कक्षाओं में आपसे पूछा जाता है कि आप शैक्षिक भ्रमण पे गए थे, या किसी भ्रमण पे वाराणसी घूमने गए थे, वहाँ के मंदिरों का वर्णन कीजिए, या वहाँ के बाज़ारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो वर्णन शब्द आपने इस तरह से कई बार सुना होगा। वर्णन क्या होता है? तो जब आपसे ये चीज़ें पूछी जाती है वर्णन के लिए, तो आप वहाँ पर जब आप गए, आपने क्या अनुभव किया, उन्हीं अनुभवों को आप वर्णन के रूप में बताते हैं, ठीक है। कि जब हम पहाड़ों पर घूमने गए तो वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, वहाँ पर मौसम यहाँ के मुकाबले ठंडा था, है ना। शाम को ठंडक महसूस होती थी, और जो है बरसात के दिनों में वहाँ पर जो है भूस्खलन होता रहता है कि नहीं। इस तरह की ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, मैं तो देखकर स्तब्ध रह गया। इस तरह की कथात्मक शैली में आप किसी भी अनुभव का वर्णन करते हैं, अनुभव को बताते हैं। ठीक हूबहू यही जो है वर्णन प्रविधि भी है। जब भी एक शिक्षक अपनी कक्षा में किसी भी टॉपिक को पढ़ाते समय उस टॉपिक से जुड़ी जानकारी को कथात्मक शैली में, ऐसा लगता है कि कहानियों के रूप में, एक अलंकारिक भाषा के रूप में जब भी उसको बताता है, तो वही वर्णन प्रविधि कहलाती है, ठीक है। किसी भी कहानी, घटना, अनुभव या किसी भी जानकारी को जब भी कथात्मक शैली में, कथा के रूप में, कहानी के शैली में जब हम क्रमबद्ध रूप से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो इसी टेक्निक को या इसी प्रविधि को हम वर्णन प्रविधि या नरेशन टेक्निक कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो सबसे बड़ी चीज़ नरेशन टेक्निक में ये चीज़ छिपी हुई होती है कि जब भी हम नरेशन टेक्निक के द्वारा कोई विद्यार्थी के सामने जानकारी देते हैं, तो वह बिल्कुल सजीव चित्रण होता है। यानी इस प्रकार से जानकारी विद्यार्थियों के सामने रखी जाती है, जिससे लगता है कि वो चीज़ें उनके सामने ही प्रत्यक्ष रूप से घटित हो रही हैं। इस तरह का सजीव चित्रण विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और वो भी कथात्मक शैली में, मनोरंजक तरीके से, ठीक है। तो ये जो है वर्णन प्रविधि कहलाएगा, ठीक है। बात समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो जब भी कोई शिक्षक किसी भी अनुभव को कहानियों के रूप में, संस्मरण के रूप में, आत्मकथा के रूप में, यात्रा वृत्तांत के रूप में
विद्यार्थियों को कथात्मक शैली में जब बातों को, जानकारी को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है तो ये कहलाता है वर्णन करना या वर्णन प्रविधि। आशा है आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये जो वर्णन प्रविधि होती है यह काफ़ी रोचक होती है। क्यों? क्योंकि इसको हम कथात्मक शैली में विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, अलंकारिक भाषा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं, इसीलिए विद्यार्थियों को ये काफ़ी रोचक लगती है। और रोचक लगती है जिसकी वजह से विद्यार्थी आपकी बातों को सुनना पसंद करते हैं, आपकी बातों में रुचि लेते हैं। हालांकि यह मानने वाली बात है कि विद्यार्थी इसमें निष्क्रिय होकर आपकी बातों को सुनते हैं, फिर भी आपकी बातें वर्णन के दौरान इतनी रोचक हो जाती हैं, इतनी भावपूर्ण हो जाती हैं, जिससे विद्यार्थियों को सुनने में अच्छा लगता है। और जब वो सुनने में अच्छा लगता है तो आपकी बातों में रुचि लेते हैं, और रुचि लेने के कारण आपके विषय को धीरे धीरे करके समझते भी जाते हैं। शिक्षक इसमें सक्रिय अधिक होता है। विद्यार्थियों के सहयोग लेकर हम विद्यार्थियों को भी वर्णन प्रविधि में सक्रिय बना सकते हैं। तो वर्णन के दौरान हम किन किन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं? वर्णन के दौरान हम जो है किसी भ्रमण का यात्रा वृत्तांत विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, वहाँ पर प्राप्त किए गए अनुभवों को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, या फिर आप किसी शिक्षण अधिगम सामग्रियों की सहायता से किसी विषय वस्तु का वर्णन प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। समझ में आ गया? तो कुल मिला के आपको वर्णन प्रविधि के संबंध में यही समझना है कि किसी भी अनुभव को, या कहानी हो, घटना हो, वस्तु, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, उसके अनुभवों को जो हम कथात्मक शैली में एक क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिकली विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करेंगे, और इस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे कि उस घटना, कहानी या अनुभव का सजीव मानसिक चित्रण हो सके। विद्यार्थी उस बात को सुनकर अपने मस्तिष्क में सजीव चित्र बना सकें, और ऐसा लगे कि वो घटनाएं ठीक उनके सामने ही घटित हो रही हैं। अक्सर रेडियो पे रेडियो आपने सुना होगा, रेडियो पे जो भी हम सुनते हैं तो न्यूज़ इस तरीके से सुनाता है जैसे लगता है कि वो न्यूज़ हमारे आसपास ही घटित हो रही है। इस तरह की भाषा का उपयोग करते हुए न्यूज़ रेडियो पे सुनाई जाती है। कुछ वही चीज़ यहाँ भी है, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो हम वर्णन प्रविधि के दौरान तथ्यों का, ज्ञान का सजीव मानसिक चित्रण प्रस्तुत करते हैं, अनुभवों का सजीव मानसिक चित्रण प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। आशा है आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब बात करेंगे विशेषताओं की। तो जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, उस एक्सप्लेनेशन के आधार पे कौन कौन सी विशेषताएं हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़, इसमें हम अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं सजीव मानसिक चित्रण के रूप में, है ना। दूसरी विशेषता इसकी ये हो जाती है कि इसमें जो शैली होती है बोलने की, वह कथात्मक और अलंकारिक शैली होती है। दूसरा होता है इसमें कुछ पात्र और संवाद को भी सम्मिलित किया जाता है। पात्र और संवाद का मतलब कि जब आप कहानी के रूप में किसी भी तथ्य या जानकारी को बताएंगे तो उसमें कुछ लोगों का भी वर्णन करेंगे, ठीक है। और उसमें ये भी सम्मिलित करेंगे कि मैं जब पहाड़ों पर मिलने गया तो वहाँ के लोगों से बात किया। एक वहाँ पर व्यक्ति था जो कि पहाड़ों पर बड़ी तेज़ी से चढ़ता था। हमने उनसे पूछा कि आप ये पहाड़ों पर क्यों चढ़ पाते हैं, आप बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं? तो उन्होंने ये जवाब दिया। यानी कि दो लोगों के बीच की बातचीत को भी हम इसमें सम्मिलित करते हैं, और उसमें पात्रों को भी सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। इसकी अन्य विशेषता ये है कि इसमें विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता, यानी कि शिक्षक अपनी कल्पनाशीलता के द्वारा विद्यार्थियों के सामने विवरण प्रस्तुत करता है। अर्थात यह विवरण प्रविधि के जैसी नहीं है, क्योंकि विवरण प्रविधि में दी गई जानकारी सतही होती है, ऊपर होती है। लेकिन इसमें जो जब हम वर्णन करते हैं तो उसमें वर्णन में हम अपनी कल्पनाशीलता को भी उसमें ऐड करते हैं। इस प्रकार से अपनी कल्पनाओं को सजीव रूप में विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कल्पनाशील विवरण है ये। विवरण क्या है? कल्पनाशील विवरण है ना। बात समझ में आ गया? तो कल्पनाओं के द्वारा
हम विवरण जब प्रस्तुत करेंगे तो वो वर्णन की एक विशेषता हो जाएगी। इसके अलावा हम विषय वस्तु का व्यापक रूप से प्रस्तुतिकरण करते हैं। हम विद्यार्थियों के सामने जो भी टॉपिक प्रस्तुत कर रहे हैं तो जब वर्णन प्रविधि के द्वारा इस्तेमाल करेंगे तो व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से हम उसको विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करेंगे, यानी उसके हर एक छोटे छोटे पहलुओं को जो है संश्लेषित करते हुए एक साथ, एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे से जोड़ते हुए विद्यार्थियों के सामने हम तथ्यों को या जानकारी को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो हमारा ये वर्णन प्रविधि है, इस वर्णन प्रविधि का जो स्वरूप है वो संश्लेषणात्मक स्वरूप होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि वर्णन प्रविधि में का स्वरूप जो होता है वो होता है संश्लेषणात्मक, है ना, क्योंकि इसमें हम जब तथ्यों को एक के बाद एक प्रस्तुत करते हैं और सभी तथ्य एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और इस कहानी का एक अंत में निष्कर्ष निकलता है। ठीक, तो इसलिए वर्णन प्रविधि का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है, संश्लेषणात्मक होता है। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि जो वर्णन प्रविधि है वो विद्यार्थियों को कि इतनी रोचक क्यों लगती है ना। जब भी हम अपने अनुभवों को कथात्मक रूप में प्रस्तुत करेंगे तो विद्यार्थियों की रुचि बनेगी, और जब रुचि बनेगी तो आपके विषय पर उनका ध्यान बना रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्णन प्रविधि का प्रयोग अपने शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को करना ही चाहिए। तो आइए, इतने जो एक्सप्लेनेशन दिया इसको हम कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं, क्योंकि उदाहरण से ही हम इसके सही अर्थ को समझ पाएंगे। तो आइए हम एक उदाहरण लेते हैं ताजमहल की यात्रा का, है ना। तो आप ताजमहल के बारे में अगर तथ्यों को बताते हैं तब तो विवरण प्रविधि हो जाएगा, लेकिन जब आप ताजमहल की यात्रा को एक कहानी के रूप में व्यक्त करेंगे तो वो वर्णन हो जाएगा। आप बताएंगे ताजमहल की यात्रा, आप ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे थे, लेकिन अब उस ताजमहल के बारे में पढ़ाते समय आपकी शैली बदल गई। अब उस शैली का प्रयोग करेंगे जिसे हम वर्णन प्रविधि कहेंगे। आप इस तरह से व्यक्त करेंगे कि हम, एक बार की बात है, हम और मैं और मेरा एक मित्र है, दोनों लोग आगरा परीक्षा देने गए और परीक्षा में काफ़ी विलम्ब था। हम लोग एक दिन पहले ही पहुंच गए। ये हमारी ट्रेन जो है अपनी सुविधा के लिए हम एक दिन पहले वहाँ पर पहुँच गए। एक दिन पहले पहुँचने के बाद हमारे मन में, हम खाली बैठे थे, हमारे मन में विचार आया कि यहीं नज़दीक में ही आगरा का ताजमहल है, चलो ताजमहल घूम के आते हैं। और वहाँ से हमने होटल से में अपना सामान रखा। सामान रखने के बाद संवाद भी आप उसको उसमें जोड़ना है। तो होटल के मैनेजर से हमने कहा कि हम कुछ समय के लिए जा रहे हैं और शाम तक वापस लौटेंगे। होटल मैनेजर ने जो है इजाज़त दे दी। हम गए वहाँ पर, और जब हमने ताजमहल को सामने से देखा, हम उसको देखकर स्तब्ध रह गए, हतप्रभ रह गए। हम सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमने वीडियोज़ में देखा था, चित्रों में देखा था, लेकिन जब हमने अपनी आँखों से उसे देखा तो वह इतना सुंदर और मनमोहक था कि हम दंग रह गए, हम स्तब्ध रह गए। उसकी सुंदरता को देखकर, उसकी सफ़ेद चमक को देखकर हमारे आँखें खुली की खुली रह गईं। और अंदर से जब हमने उसकी नक्काशियों को देखा तो उस नक्काशियों को इस प्रकार से उकेरा गया था जैसे मानो ऐसा लग रहा हो किसी स्वर्ग के किसी कारीगर ने उसको आकर बनाया हो। माने इस तरह की कथात्मक शैली में हम जब ताजमहल का वर्णन करेंगे तो ये कहलाएगा नरेशन देना। तो ये ताजमहल का हो गया। अगर आप किसी मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं पहाड़ों झरनों के बारे में, है ना, भूगोल विषय पढ़ा रहे हैं, पर्वतों के बारे में पढ़ा रहे हैं, या पर्वतों से निकलने वाली नदियों के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको यात्रा के रूप में बताएंगे कि एक बार की बात है, हम लोग गए पहाड़ों पर घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए। हमने देखा कि पहाड़ इतने ऊंचे हैं, चोटियाँ इतनी ऊंची हैं, चोटियों से पानी झरझर करके झरनों आवाज़ के रूप में कलकल करते हुए नदियों के रूप में गिर रहा है। ऊपर नदियाँ तो पतली थी लेकिन उसकी धार बहुत तेज़ थी। धीरे धीरे नदियाँ नीचे आ रही थी और कई पहाड़ों से उतरने वाला पानी एक जगह मिलता है और नदी थोड़ी चौड़ी हो जाती है। इसी तरह से आगे करते करते पानी कई ओर से आते आते
फाइनली नदी बहुत चौड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से आप वर्णन के रूप में बता सकते हैं। या फिर आप विज्ञान विषय पढ़ा रहे हैं तो किसी प्रयोगशाला में किए गए किसी प्रयोग के बारे में बता सकते हैं। आप ऐसे जैसे प्रयोगशाला में आप जब जाते हैं तो इसको कहानी के रूप में बता सकते हैं, वर्णन के रूप में, कि एक बार हमारे शिक्षक ने हमें प्रयोगशाला में ले गए और वहाँ पर हमें एक सफ़ेद रंग की चमकीली पट्टी दी। उन्होंने कहा कि देखो यह मैग्नीशियम रिबन है, इस मैग्नीशियम रिबन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि मैग्नीशियम जो होता है एक धातु होती है ना, मैग्नीशियम एक धातु है, चलो इसको हम जलाते हैं। तो उन्होंने इसको जब आँच की फ्लेम पर रखा तो वो मैग्नीशियम रिबन इतनी चमकीली लौ के साथ जलना शुरू हुआ कि हमारी आँखें जो हैं चौंधिया गई, है ना। इस तरह की बातें जो हैं आप प्रयोगशाला में किए गए प्रयोग का जब वर्णन करेंगे तो ये कहलाएगा विज्ञान विषय में वर्णन कहलाएगा। इसके अलावा आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप फिजिक्स में भारहीनता के बारे में पढ़ा रहे हैं या गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा रहे हैं। आप बताएंगे कि एक बार की बात है, हम लोग गए झूला झूलने मेले में, और मेले में जब हम एक बड़ा सा गोल वाला झूला होता है उस झूले पे जब हम बैठे और वो झूला जब घूमना शुरू किया, जब झूला नीचे से ऊपर जाता था तो वो हमारा शरीर इतना भारी लगने लगता था, ऐसा लगता था कि हमारा वजन बहुत बढ़ गया है। लेकिन वही झूला जब टॉप पर पहुंचकर नीचे आना शुरू होता था तो हमारा भार एकदम कम हो जाता था, हमें लगता था कि हमारा भार ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कहानी के रूप में आप कर रहे हैं और इससे आप गुरुत्वाकर्षण के विभिन्न जो पहलू हैं उस पर आप चर्चा विद्यार्थियों से कर सकते हैं। तो ये विज्ञान विषय का उदाहरण वर्णन के लिए हो सकता है। इसके अलावा आप गणित में आप इसका भी गणित में भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप पाइथागोरस प्रमेय के बारे में विद्यार्थियों को बताएंगे कि जब हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ लेते हैं तो हम ये समझते हैं, देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो समकोण त्रिभुजों के बारे में है ना। हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ के हमने देखा कि यहाँ पर त्रिभुज में 3 भुजाएं जो होती हैं समकोण त्रिभुज में, कर्ण, आधार और लंब, है ना। बड़ी ही रोचक बात इसमें छिपी हुई है। हम देखते हैं कि जब भी कर्ण का स्क्वायर हम करते हैं तो ये जो होता है वो लंब और के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है कि नहीं, इस तरीके से। और ये काफ़ी रोचक बात है। हम किसी भी जो है मकान की ऊंचाई निकालनी हो, उसका आधार निकालना हो, दूरी निकालनी हो, है ना, हम आसानी से जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस वर्णन प्रविधि का उपयोग हम विभिन्न विषयों के किसी भी टॉपिक को व्यक्त करने के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ाने समझाने के लिए उपयोग इसका कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये कुछ हमने उदाहरण लिए। अब बात करेंगे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए वर्णन प्रविधि के उपयोग के दौरान, तो इसको भी एक शिक्षक को जानना जरूरी है। ठीक है, तो जैसा कि अन्य प्रविधियों की बात की, इस वर्णन प्रविधि में शिक्षक बोलता है, सक्रिय रहता है, तो शिक्षक के बोलने की जो शैली है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी वो अपनी बातों में रोचकता पैदा कर सकता है। साथ ही साथ वर्णन जो है वो क्रमबद्ध होना चाहिए। तो शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि वर्णन में एक प्रारंभ से अंत की ओर बढ़ते हुए एक क्रमबद्ध तरीके से यात्रा का या अनुभव का वर्णन किया जाए, और जो वर्णन किया जाए उसमें काफ़ी सरल और रोचक और अलंकारिक भाषा हो, सरल हो, रोचक हो और क्या हो, अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाए। साथ ही साथ वर्णन को अधूरा न किया जाए। वर्णन जब भी किया जाए तो प्रारंभ से लेकर अंत तक समग्र रूप से वर्णन किया जाए। ठीक है, वर्णन जो है वो समग्र रूप से होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार हो, जहाँ पर जरूरी हो, जहाँ पर लगे कि विद्यार्थी ऊब रहे हैं, है ना, हमारे शिक्षण से ऊब रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर वर्णन करना जरूरी है। जब भी हम वर्णन करते हैं तो विद्यार्थियों के अंदर उत्साह की भावना आती है। ठीक है, तो जहाँ पर आपको लगे कि विद्यार्थियों में उत्साह जागृत करना है तो वहाँ पर आप उस टॉपिक के संबंध में वर्णन प्रविधि का इस्तेमाल कर दीजिए। ठीक है, साथ ही साथ वर्णन विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। जब भी आप वर्णन करते हैं तो विद्यार्थियों को आपका वर्णन समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ध्यान योग्य बातें हैं जो कि एक शिक्षक को ध्यान में रखनी चाहिए। आशा है आपको ये वर्णन प्रविधि जो है वो समझ में आई होगी, है ना। अगर वर्णन प्रविधि समझ में आई है तो आप
इसका उपयोग अपने कक्षा शिक्षण में अवश्य करिएगा। विद्यार्थियों में आपकी जो छाप है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से इस वीडियो में जो वर्णन प्रविधि है ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स में, साथ ही साथ सेमेस्टर एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं फिर से कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस नई नई वीडियोज़ की मिलती रहें। नमस्कार, शुभ दिन।